हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और इस लैब के अंदर हम NSXT कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे। और कॉन्फ़िगरेशन करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो मैंने एक PPT में डिज़ाइन किया है, तो मैं आप सबके सामने वो शो करके मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले NSXT कॉन्फ़िगरेशन की जब भी हम बात करेंगे तो NSXT कॉन्फ़िगरेशन को हम के लिए दो ट्रांसपोर्ट जोन बनाएंगे, जो कि एक वीलैन ट्रांसपोर्ट जोन होगा और एक ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन होगा। हालांकि आई थिंक सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट जोन क्या होता है, और ट्रांसपोर्ट जोन बेसिकली एक बाउंड्री डिसाइड करता है कि जिसके अंदर हमारे रिसोर्सेज होंगे, और वो सभी रिसोर्सेज जो होस्टेड होंगे वो या तो ESXi सर्वर के ऊपर होंगे, या फिर आपका ESXi सर्वर भी उस ट्रांसपोर्ट जोन का मेंबर हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट जोन बेसिकली हमारे वीलैन बेस्ड भी होगा, या फिर ट्रांसपोर्ट जोन होगा ओवरले बेस्ड होगा। तो ट्रांसपोर्ट जोन हम लोग क्रिएट करेंगे और उसको मार्क एज ए सेट एज ए डिफ़ॉल्ट हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, फिर उसके बाद हर एक ईच पॉइंट के ऊपर हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने NSX मैनेजर में लॉगिन करते हैं और उसमें दो ट्रांसपोर्ट जोन क्रिएट करते हैं और उसको सेट एज ए डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट जोन हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने NSX मैनेजर में लॉगिन करता हूं, जो कि मुझे यहाँ पे लॉगिन नज़र आ रहा है। और लॉगिन करने के बाद मुझे सिस्टम्स पे जाना है, बट शुरू करने से पहले आप ये ध्यान रखना कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस होगा तो आप सारी सेटिंग्स आगे की मॉडिफिकेशन और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो लाइसेंस इसमें जो इंस्टॉल किया है वो एवोल्यूशन पीरियड लाइसेंस किया है। जब आप NSXT का अप्लायंस डाउनलोड करोगे VMware की वेबसाइट से, तो वहाँ 60 डेज़ का एवोल्यूशन लाइसेंस मिलेगा। वही लाइसेंस मैंने अपने इस NSXT मैनेजर में इसको डिप्लॉय किया है, जो कि मुझे यहाँ पे 10 क्वांटिटी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और 22 मई 2021 को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये लाइसेंस मैंने अपना VMware vSphere से एवोल्यूशन पीरियड लाइसेंस इसमें ऐड ऑन किया है। नाउ तो हमें सबसे पहले अपने फैब्रिक पे जाना होगा। फैब्रिक पे जाने के बाद ट्रांसपोर्ट जोन का एक ऑप्शन आएगा। ट्रांसपोर्ट जोन में आपको ये नज़र आएगा कि NSX ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन और NSX VLAN ट्रांसपोर्ट जोन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बने हुए हैं, बट ये एज ए डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। तो बट हम लोग अपना एक नया ट्रांसपोर्ट जोन बनाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट जोन का यहाँ पे नाम रखेंगे लैब VLAN एंड देन ट्रांसपोर्ट जोन। हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और ये VLAN बेस्ड होगा, और देन उसके बाद हम इसको सिर्फ ऐड पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद एक और हम जोन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ओवरले। तो VLAN की जगह हम इसको ओवरले रखेंगे, ओवरले ट्रांसपोर्ट जोन, और ये ओवरले का ट्रांसपोर्ट जोन होगा। तो ये हम लोगों ने इस पे ट्रांसपोर्ट जोन बना दिया है। अब इस ट्रांसपोर्ट जोन को हम लोग एज ए डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो इसके लिए एक्शन पे जाना होगा, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट जोन। तो ये बोलेगा कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट जोन है वो उसको चेंज कर देगा, और ये इस जो नया हमने सेलेक्ट किया है इसको ये एज ए डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट जोन में कन्वर्ट करेगा। You can set an overlay transport zone as a default transport zone used when you create a segment without specifying a transport zone. Do you want to change the default NSX overlay transport zone to lab overlay transport zone? तो मैं बोलूँगा yes, okay. सेम ऐसे ही हम दूसरे ट्रांसपोर्ट जोन को भी एज ए बनाएंगे कि ये भी हमारा क्या बने, एज ए डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट जोन बने। तो अब हमारे जो डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट जोन है वो एक ओवरले और एक VLAN ट्रांसपोर्ट जोन हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल एज नोड एंड होस्ट प्रोफाइल। प्रोफाइल का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी आप ट्रैफिक अपने एज नोड से या होस्ट से ट्रैफिक बाहर निकालेंगे तो उनके अपलिंक्स कौन से होंगे, उनकी टीमिंग पॉलिसी क्या होगी, और किस तरीके से वो वर्क करेंगे। तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक एक करके प्रोफाइल बनाऊंगा। पहले हम लोग एज अपलिंक प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उसके बाद होस्ट अपलिंक प्रोफाइल भी क्रिएट करेंगे। तो मैं एक एक करके प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करके आपके सामने दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने NSX मैनेजर में। तो यहाँ पे प्रोफाइल का एक ऑप्शन आएगा। प्रोफाइल में ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, जिसको आपको ये नज़र आएगा लोड बैलेंसिंग टाइप, एक्टिव
अपलिंक्स कौन से हैं और स्टैंड बाई अपलिंक्स कौन से होंगे यहाँ मेंशन है। ट्रांसपोर्ट वीलैन यहाँ पे दिखाएगा और एमटीयू साइज क्या है आपका वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जब ऐड प्रोफाइल करते हैं तो प्रोफाइल का हम लोग यहाँ पे नाम दे सकते हैं, या तो कोई भी नाम ले लो, या फिर हम लोगों ने live-dch अपलिंक प्रोफाइल, हम इसी के नाम से इसको प्रोफाइल क्रिएट करने जाएंगे। तो live-dch अपलिंक प्रोफाइल, तो ये हमारी एक प्रोफाइल होगी जो कि हम नेम कन्वेंशन को चेक कर लेते हैं। तो यही नाम हम लोगों ने इसको असाइन किया है। तो इस अपलिंक प्रोफाइल में हम लोग LAG लिंक एग्रीगेशन ग्रुप यूज़ नहीं करेंगे, हम टीमिंग पॉलिसी यूज़ करेंगे। टीमिंग पॉलिसी बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं तो टीमिंग पॉलिसी में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट होता है वो फेल ओवर ऑर्डर होता है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे क्या, तो हम ज़रा देखते हैं। इसमें ऑप्शन आपको जो मिलेंगे लोड बैलेंस सोर्स एंड मैक एड्रेस बेस्ड। तो इन तीनों में से किसको आप चूज़ करना चाहते हैं। फेल ओवर ऑर्डर में खाली एट अ टाइम पे एक ही फिजिकल लिंक एक्टिव होगा और एक लिंक आपका स्टैंड बाई में होगा, बट लोड बैलेंसिंग सोर्स में दोनों आपके लिंक अपलिंक 1 और अपलिंक 2 दोनों एक्टिव रहेंगे। सेम ऐसे ही आपका लोड बैलेंस सोर्स मैक एड्रेस में भी सेम रहेगा। तो मैं लोड बैलेंस सोर्स बेस्ड रखूँगा और इसके अंदर मैं अपने अपलिंक्स को डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता जाऊँगा अपलिंक 1, अपलिंक -2। तो यहाँ पे मैंने अपलिंक बनाया अपलिंक 1 और अपलिंक 2, ये दोनों अपलिंक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इस ट्रांसपोर्ट वीलैन के अंदर हम कौन सा वीलैन आईडी देना चाहते हैं जो एज नोड के लिए होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एज नोड का हम लोगों ने एक वीलैन डिफाइन किया हुआ है जो कि ट्रांसपोर्ट वीलैन रहेगा 45, और ये डिफ़ॉल्ट वीलैन जो हम इसको डिफ़ॉल्ट नहीं, ये 45 वीलैन नंबर आईडी रहेगी। तो यहाँ पर हम जाते हैं और इसको वीलैन आईडी हम लोग इसको 45 डिफाइन कर देते हैं। MTU साइज क्या रखना चाहते हैं, तो MTU साइज में एक पॉइंट नोट करने वाला होगा कि जब भी अगर आप MTU डिफाइन करेंगे तो अगर आप NVDS है, if this field is left empty to default value 1600, this field is not applicable for VDS। तो इसमें एक साफ साफ एक वर्ड लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पर MTU साइज 1600 से ज़्यादा डिफाइन करते हैं, लाइक 9000 करते हैं, तो आपका जो अगर इन्वायरमेंट NVDS का है तो उसमें तो ये एप्लीकेबल है। अगर आप VDS बेस्ड, जिसको बोलते हैं वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूट स्विच बेस्ड, अगर आप ये कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप MTU 1600 बाइट ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये डिफ़ॉल्ट MTU साइज को ही सपोर्ट करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 9000 डिफाइन करेंगे, बट जब हम लोग एज नोड डिप्लॉय करने जाएंगे तो ये हमें एरर देगा। रीज़न ये होगा क्योंकि MTU साइज NVDS के लिए तो जंबो फ्रेम सपोर्ट करेगा, बट जो VDS स्विच होगा जिसको वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूट स्विच कहते हैं वो डिफ़ॉल्ट फॉलो करेगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब जो कि 1600 बाइट होता है, और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट स्विच 9000 पे चल रहा है तो तब भी वो 9000 पे कन्वर्ट नहीं होगा यहाँ का MTU, ये 1600 बाइट पे ही चलेगा। अगर मैं इसमें कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो ये तब भी से कंसिडर करेगा 1600 बाइट। तो मैं इसको सिर्फ ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, वीलैन नंबर 45 और 1600 ग्लोबल MTU रखा। सेम ऐसे ही एक और प्रोफाइल क्रिएट करेंगे हम लोग, और उसका नाम होगा होस्ट अपलिंक प्रोफाइल। ये हमारा होस्ट अपलिंक प्रोफाइल हो गया। इसके अंदर भी हम लोग सेम वही कंसेप्ट रखेंगे कि हमें लोड बैलेंस सोर्स बेस्ड चाहिए। जितने नंबर ऑफ अपलिंक्स रखेंगे उतने ही हमें टैप IP मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो लोड बैलेंस सोर्स रखा मैंने अपलिंक के अंदर, यहाँ पे भी मैं अपना अपलिंक डिफाइन करूँगा। यहाँ पे मैं अपलिंक लिख देता हूँ पे अपलिंक 1,
अपलिंक 2। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि अपलिंक नाम दो, आप इसके जगह U1 और U2 भी लिख सकते हो, या फिर जो भी आप नाम कन्वेंशन देना चाहें तो वो दे सकते हो, क्योंकि इस नाम को फिर आगे हमें किसी के इंटरफेस से मैप करना होगा। तो यहाँ देखते हैं कि होस्ट अपलिंक प्रोफाइल के लिए हमें VLAN नंबर 40 के साथ इसको कन्फिगर करना होगा। तो हम अपने इसमें VLAN नंबर 40 को डिफाइन करेंगे और MTU साइज डिफ़ॉल्ट होगा जो हमारा VDS स्विच पे जो कंसिडर होगा। तो इसको सिर्फ मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारी दो प्रोफाइल क्रिएट हो गई हैं, जिससे लैब DC एज अपलिंक प्रोफाइल, लैब DC होस्ट अपलिंक प्रोफाइल। तो ये दोनों प्रोफाइलें अलग अलग होंगी। एज नोड के लिए ये प्रोफाइल लगेगी और होस्ट अपलिंक प्रोफाइल के लिए ये वाली प्रोफाइल लगेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एज के कुछ अपलिंक प्रोफाइल और क्रिएट कर देता हूँ DB स्विच पे, क्योंकि हम लोग जो यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट जोन का जो भी पूरा इन्वायरमेंट होगा वो NVDS ना होकर DVS बेस्ड रहेगा, जिसे वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूट स्विच के नाम से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। बट आपको मैं यही चीज़ में जब होस्ट अपलिंक प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन को जब डिप्लॉय करने जाऊंगा तो वहाँ पर हमसे पूछेगा कि आप इसके लिए NVDS रखना चाहते हैं या फिर VDS रखना चाहते हैं। 6.7 हमारा ESXi सर्वर्स है जो कि हमें ये फुल फीचर नहीं देगा। अगर हमारा ESXi सर्वर 7.0 होगा तो ये हमें पूरे फीचर्स हमें प्रोवाइड करेगा। तो उसमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे, NVDS आप भी क्रिएट कर सकते हो और साथ में आप VDS स्विच भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप VDS स्विच यूज़ करेंगे तो आपको दोनों फीचर मिलेंगे। तो इसका मतलब आपके एक ही सिंगल VDS के ऊपर आपके NSX का स्विच और आपके नॉर्मल VLAN के जो भी पोर्ट ग्रुप्स होंगे उन सब के लिए जो अपलिंक्स होंगे वो एक ही स्विच के ऊपर ही ट्रैफिक चलेगा। तो अभी हम लोग प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट स्विच पे जाकर अपलिंक्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने vSphere पे और यहाँ पे अपने नेटवर्किंग पोर्शन पे आते हैं, DVS मैनेजमेंट पे आते हैं, राइट क्लिक करा, डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप, न्यू पोर्ट ग्रुप हमने सेलेक्ट करा। पोर्ट ग्रुप का कोई भी नाम आप यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा एज अपलिंक 1। ये मैंने इसको अपलिंक 1 के नाम से इसको नेक्स्ट पे क्लिक करा। नंबर ऑफ पोर्ट बाइंडिंग, ये इंफॉर्मेशन हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बट हाँ, इसको हम लोग VLAN ट्रंकिंग में डालेंगे और जिसमें 0 से लेके 4094 VLAN होंगे। इसको नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। तो यहाँ पे एज अपलिंक 1 हमने क्रिएट कर लिया है। सेम ऐसे ही एक और अपलिंक क्रिएट करेंगे जो कि हमारे आने वाले टाइम में टायर 0 के साथ हम उसकी जब कनेक्टिविटी करेंगे अंडरले डिवाइसेस के साथ तो ये हमारे अपलिंक्स वहाँ पे काम आएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा अपलिंक -2, तो एच अपलिंक 1 और एच अपलिंक 2 रहेगा। और यहाँ पे भी VLAN टाइप हमारा रहेगा ट्रंकिंग और ये भी 0 से लेके 4094 VLAN टैग को अंडरस्टैंड करेगा। तो यहाँ पे हमने दो एच अपलिंक क्रिएट कर लिए हैं। इसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप अपने NSXT मैनेजर से भी आप सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि हम एज अपलिंक यहाँ से सेट करें। एज अपलिंक के अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी, जैसे कि हम उसके ऊपर जाते हैं, टीमिंग फेल ओवर पॉलिसी है। अपलिंक नंबर 1 और 2 हमारे एक्टिव रहेंगे, 3 और 4 हमारे स्टैंड बाई में जाएंगे। तो मैं इसको स्टैंड बाई में मूव कर देता हूँ, तो ये स्टैंड बाई में रहेंगे और इसको ओके पे क्लिक करा। सेम वाइस वर्सा मैं अपलिंक नंबर 2 के लिए भी करूँगा। एच पे जाऊँगा, टीमिंग फेल ओवर, और अपलिंक नंबर 3 और अपलिंक नंबर 4 इसको भी स्लाइड करके नीचे लेके आऊँगा स्टैंड बाई अपलिंक के अंदर और उसको ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये हम लोगों ने अपनी इस एच अपलिंक 1 और अपलिंक 2 के लिए प्रोफाइल सेट की है। NSX मैनेजर पे वापस आते हैं और NSX मैनेजर में देख पा रहे हैं कि अपलिंक 1 और अपलिंक 2 यूज़ कर रहे हैं। बट ये जो अपलिंक्स हैं और यहाँ जो मैंने अपलिंक बनाए हैं ये नेम कन्वेंशन डिफरेंट है, बट हम इनको मैप इन्हीं अपलिंक्स को इन डिस्ट्रीब्यूट स्विच के अपलिंक से हम उसको मैप कर सकते हैं आगे। तो कैसे करेंगे ये आगे हम नेक्स्ट उसमें फेस में देखेंगे, बट अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए अभी हमें चाहिए होगा एक एज नोड और होस्ट के लिए हमें IP पूल क्रिएट करना होगा। तो बेसिकली मेरी इस PPT में आपको यहाँ पे एज, होस्ट और RTAP
क्योंकि ये सिर्फ इन्वायरमेंट जो बन रहा है ये खाली NSXT लोकल साइट के लिए नहीं, ये फेडरेशन मॉडल के लिए बनेगा। फेडरेशन मॉडल के अंदर हम लोगों को सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी, साइट ए और साइट बी भी। तो अभी मैं साइट ए के अकॉर्डिंगली एज नोड और होस्ट के हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पर आईपी पूल क्रिएट करूँगा और उनको आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने सर्वर में लॉगिन लेता हूँ, जो कि NSX मैनेजर में हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपको नेटवर्किंग में आना है। नेटवर्किंग में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा आईपी एड्रेस पूल, और ऐड आईपी एड्रेस पूल आपको सेलेक्ट करना होगा। अब इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, तो नाम तो काफ़ी लंबा रखा हम लोगों ने, lab-dc 10h IP pool VLAN नंबर 45। तो ये एज नोड के लिए होगा, तो हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। नाम रखेंगे lab-dc h IP pool VLAN 40। तो ये हमने एक लंबा सा नाम रखा। अगर हम यहाँ देखें तो यस, हम इसका नाम रख रहे हैं इसमें। तो अब एज का जो VLAN नंबर 45 है और इसका IP सीरीज़ 10.0.5.4 से लेके 10.0.5.62 पे है। तो ये अगर आप IP ब्लॉक देखना चाहें तो मैं आपको अपने IP लिस्ट में ले चलता हूँ, तो जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। VLAN नंबर 45 जो कि एज टैब की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर जो IP सीरीज़ है वो 10.0.5.0/26 से शुरू है। तो हम एज नोड के जो IP शुरू करेंगे 5.4 से लेकर आप जितने भी एज नोड क्रिएट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे अपलिंक 2 लेने वाले हैं, तो अपलिंक 2 का मतलब ये होगा कि हर एज नोड के ऊपर आपके पास 2 अपलिंक होंगे। तो 2 अपलिंक का मतलब 2 IP आएंगे। तो जो हमें टैप IP मिलेंगे वो 2 IP मिलेंगे हर एज नोड के ऊपर। तो टोटल हमारे पास कितने एज नोड होंगे, 2 एज नोड के ऊपर हमारे टोटल 4 IP होंगे। तो बट फिर भी इन फ्यूचर अगर एज नोड और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट मैं इसका पूल लेके चलूँगा। तो जैसा कि हम लोगों ने PPT के अंदर डिज़ाइन किया है इस पार्ट को, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर VLAN नंबर 45 होगा, 5.4 से लेके 5.62, ये पूरा कंप्लीट पूल दे दिया है। उसका CIDR, उसका गेटवे रहेगा, और DNS IP और DNS सफिक्स ये रहेगा। तो हम लोग इसको जाकर कन्फिगर करते हैं। तो यहाँ पे VLAN नंबर 45 आएगा। मैं इस नाम को पूरा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम नेम कन्वेंशन मुझे होस्ट के लिए भी देनी होगी। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आएगा सबनेट, इसके सेट बटन पे क्लिक करेंगे आप। ऐड सबनेट, ब्लॉक बेस्ड या रेंज बेस्ड, हम इसको रेंज बेस्ड सेलेक्ट करेंगे। रेंज में IP रेंज आपको डिफाइन करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया गया है कि इसी अकॉर्डिंग में रखना है। 10.0.5.4 से लेकर 10.0.5.62 ये हमारी रेंज हो गई है। उसके बाद इसका CIDR क्या रहेगा, 10.0.5.0/26 होगा। गेटवे IP एड्रेस क्या रहेगा इसमें, गेटवे IP रहेगा 10.0.5.1। DNS सर्वर का IP क्या है, 10.0.5.130, और DNS सफिक्स नेम क्या होगा, lab.local। तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन डाली है एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही है। ये नाम हो एच IP पूल नेम VLAN 45 हो गया, 5.4 से 5.62 है, 5.0/26 हमारा CIDR है, 5.1 हमारा गेटवे है, 5.130 हमारा DNS सफिक्स है। तो ये हम लोगों ने इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन हमने पूरी एक्यूरेट डाली है, जैसा कि हमारे इस ब्लॉक के अंदर जो भी IP सीरीज़ है हम उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक रेंज ऐड कर दी है और उसके बाद उसको अप्लाई पे क्लिक करा। तो देन उसके बाद हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे। तो हमारी एक DCH IP पूल VLAN 45 हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। इसको आप यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपको स्टेटस सक्सेस में नज़र आएगा। फिर हमें एक और पूल क्रिएट करना है जो कि होस्ट टैब के लिए होगा। तो यहाँ पे VLAN नंबर 40 होगा और होस्ट एच की जगह यहाँ पे हम कीवर्ड लिखेंगे होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट होगा और इसको पूरा हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V किया।
उसके बाद उसको सेट पे क्लिक करेंगे। बट कॉन्फ़िगर करने से पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं क्या रहेगा। इसमें जो आईपी पूल है 10.0.4.4 की सीरीज से 4.31, तो ज़रा एक बार आईपी पूल चेक कर लेते हैं होस्ट टैब के लिए हमारा आईपी पूल क्या है। तो होस्ट टैब के लिए वीलैन नंबर 40 रहेगा, जो कि 10.0.4 की सीरीज़ में आईपी चल रहे हैं। जो आईपी शुरू होंगे 4.4 से शुरू होंगे और ये 254 तक जाएंगे। तो इसमें आईपी हम लोगों ने कम रखने हैं क्योंकि टोटल 4 ESXi हैं। तो 4 ESXi का मतलब ये हुआ कि हर ESXi सर्वर पे 2 आईपी हमें मिलेंगे, तो टोटल 8 आईपी हमें रिक्वायर्ड होंगे। बट इन फ्यूचर अगर आप होस्ट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो पहले से ही पूल का साइज़ थोड़ा बड़ा करके रखें, तो एटलीस्ट आपके आईपी पूल असाइनमेंट में कोई इशू ना आए। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो अभी हम लोग 4 से लेके 31 तक के आईपी रेंज हम बनाने जाएंगे और उसके बाद हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ चलते हैं अपनी सी पीपीटी के पुराने स्टेप पे। तो यहाँ पर 4.0 आएगा, 4.1 गेटवे होगा, सेम डीएनएस और हमारा डीएनएस सफिक्स भी यही रहेगा। तो अब हम लोग अपने इन्वायरमेंट में आते हैं। ऐड किया आईपी रेंज जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 4.4 से 10.0.4.31 रहेगा। डीएनएस में 10.0 CIDR, सो नॉट डीएनएस, 10.0.4.0/24 का रहेगा। गेटवे आईपी एड्रेस 10.0.4.1 रहेगा। डीएनएस सर्वर 10.0.5.130 रहेगा और डीएनएस सफिक्स में भी lab.local रहेगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने इसमें असाइन की थी, हमने उसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो किया है 10.0.4.4 से लेके 10.0.4.31 तक, जो कि हम लोगों ने इसमें डिफ़ाइन किया है। एंड इसका CIDR हो गया, इसका गेटवे हो गया और हमारा CIDR वैल्यू भी और सबमिट मास्क भी हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया। और इसको ऐड पे क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे और देन हमें इसको सेव करेंगे। तो हमारे 2 पूल रेडी हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो हमारा रहेगा क्रिएट एज अपलिंक प्रोफाइल फॉर VDS। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एज अपलिंक 1, अपलिंक 2 और ये हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। और ये क्रिएट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है कि एज की डिप्लॉयमेंट करना। एज की डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमें एज के नाम और उनके ट्रांसपोर्ट जोन, ये सारी चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी होंगी। और ये कैसे करेंगे तो हम इसको करते हैं। बट उससे पहले मुझे एज के कुछ DNS रिकॉर्ड हमें क्रिएट करने होंगे। और DNS रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले वापस अपने IP शीट पे आना पड़ेगा। IP शीट में देखते हैं कि हमारा जो NSX के जो एज नोड हैं, जिसका नाम HP01 है और HP02 है 02 है, उनके IP एड्रेस हमें यहाँ पे 10.0.1.5 और 10.0.1.6 के नाम से यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो ये नेम हमें अपने पर्टिकुलर अपने जंप सर्वर में, DNS सर्वर में जाकर इसको अंदर इसमें ऐड करने होंगे। तो हम सबसे पहले अपने vCenter में लॉगिन लेते हैं, जो हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉगिन है उसमें हम जाकर लॉगिन लेंगे। और लॉगिन लेने के बाद हम उसमें डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे और पहले इसकी 2 होस्ट एंट्री उसमें क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से होस्ट एंड क्लस्टर्स DC और यहाँ पे लॉन्च रिमोट कंसोल करेंगे हम इस मशीन का। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। टूल्स में जाएंगे, DNS सर्वर, DNS में फॉरवर्ड लुकअप जोन लैब। तो इसमें एंट्री चेक करते हैं 5 की सीरीज़ से कोई भी एज के नाम से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, न्यू होस्ट का नाम होगा HP01 और इसका IP होगा 10.0.1.5
रहेगा हमारा। सेम ऐसे ही हम एक और रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे HP02 और इसका IP रहेगा 10.0.1.6 रहेगा। इसको भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है और डन। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 एंट्री हमारे पास आ गई हैं। और रिवर्स लुकअप जोन में भी अगर जाकर देखें तो रिवर्स लुकअप जोन में 5 और 6 की हमें एंट्री यहाँ पे नज़र आ रही है। देन उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं या फिर इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर फिर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारी जो मशीन है डोमेन में ज्वाइन ये जंप सर्वर है, तो इस पे जाकर एक बार CMD करके NS लुकअप 10.0.1.5 का रिजॉल्वेशन हमें मिल रहा है और 6 का भी रिजॉल्वेशन हमें मिल रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सिस्टम पे एज नोड की डिप्लॉयमेंट। हालांकि आप सभी जानते हैं कि एज नोड यहाँ अप्लाइंस बेस्ड भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर आप इंटरनली जब NSX मैनेजर डिप्लॉय होता है वहाँ से भी आप इसकी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। और अनदर एज होता है जो होस्ट बेस्ड एज होते हैं, जो हाइपरवाइजर बेस्ड एज कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट वो ESXi सर्वर के साथ इंटीग्रेट होकर आता है वो एज आपका। बट हम यहाँ पे सिंपल एक लैब कर रहे हैं, तो हम नोड बेस्ड क्रिएट करेंगे जो कि एक सिंपल एज क्रिएशन होगी। तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग एज ट्रांसपोर्ट जोन में जाएंगे, यहाँ पर एज नोड पे क्लिक करेंगे। एज नोड का नाम क्या रखना है, वही नाम रखेंगे जो अभी तक हम लोग जो FQDN में रखा है हम लोगों ने, p01.lab.local। तो ये हमारा नाम होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन में भी यही नाम आएगा। डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे लिख देते हैं साइट A, तो ये DC होगा। मीडियम रखना चाहेंगे तो 4 CPU रखेगा, 200 GB है, बट बेसिकली हमारी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें स्मॉल ही सफिशेंट होगा। अगर इसकी रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में आप जैसी रिजर्वेशन रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैंने इसको मेमोरी रिजर्वेशन रखी और इसको मैंने 0 कर दिया, क्योंकि एज सच मैं एलोकेट नहीं करना चाहता कि इसको 100% मेमोरी एलोकेशन हो, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर में कुछ और भी VMs में क्रिएट करूं तो उसके लिए रैम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। तो ये 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम 200 GB स्टोरेज ये बहुत सफिशेंट है इस होम लैब के लिए। अब मैं इसी को नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद एक क्रेडेंशियल पूछेगा कि किस नाम से यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो एडमिन रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा पासवर्ड VMware123!45 हम यही पासवर्ड हर जगह अब यूज़ करेंगे NSXT के अंदर। और अलाउ SSH किया, सेम पासवर्ड इसमें भी हम लोगों ने कॉपी किया VMware। तो ये हमने इसको यहाँ पे एक्सेस दिया है। ऑडिट क्रेडेंशियल के लिए भी आप इसको देना चाहें, ऑडिट यूज़र नेम देना चाहें, पासवर्ड देना चाहें, दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑडिट, यूज़र नेम ऑडिट हो गया, पासवर्ड VMware123!45 VMware123!45। तो ये हम लोगों ने इसके पासवर्ड भी असाइन कर दिए हैं। आई थिंक लगता है ये पासवर्ड शायद गलत डला है, क्योंकि ये रेड मार्क में है। तो अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो इसका मतलब इसमें कुछ एरर आया कि या तो ऊपर वाले पासवर्ड में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो तभी ये इशू क्रिएट कर रहा है। इसको भी मैं रीअसाइन कर देता हूँ, देन ये मैच कर गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करा। कंप्यूट मैनेजर हमारा क्या रहेगा, vCenter रहेगा। क्लस्टर हमारा किस में रखेंगे, हम इसको मैनेजमेंट क्लस्टर में रखेंगे। रिसोर्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, किस होस्ट के ऊपर करना चाहते हैं, तो ये 2 होस्ट है, बट इन होस्ट के ऊपर अभी हम लोगों ने कोई स्टोरेज मैप नहीं की है। अगर हम यहाँ पे चलकर देखें तो कोई भी स्टोरेज अभी इस पर मैप नहीं है। अगर देखें तो लोकल डेटा स्टोर है 7.5 GB की है और कोई स्टोरेज में ऐड नहीं की है।
तो मैं चाहूँगा कि इसमें एक हार्ड डिस्क जो हमने ESXi सर्वर की डिप्लॉयमेंट करते समय जो हम लोगों ने ऐड की थी, मैं उस स्टोरेज को यहाँ पे ऐड करता हूँ। न्यू स्टोरेज रहेगी VMFS, और डेटा स्टोर में यहाँ पे रखूँगा इसको मैं LS लोकल स्टोरेज, देन MGMT SP01 एंड स्टोरेज नंबर रहेगी LS1। तो ये हमारी स्टोरेज का नाम होगा। देन उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, कंप्लीट साइज, और इसको फिनिश किया। तो यहाँ पे एक हमारी स्टोरेज ऐड हो गई है। सेम प्रोसेस मैं इस होस्ट पे भी करूँगा, क्योंकि इस होस्ट में भी मैंने एक स्टोरेज ऐड की थी 200 GB की। तो वही सेम स्टोरेज मैं यहाँ पे भी ऐड ऑन करूँगा LS। तो ये हमारा मैनेजमेंट स्टोरेज 2 है, और ये उसका स्टोरेज पार्ट लोकल स्टोरेज 1 रहेगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, कंप्लीट स्पेस, हम उसी को कंज्यूम करेंगे। तो ये भी आपके सामने स्टोरेज नज़र आ रही है, जो कि हमारे प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, और दोनों स्टोरेज पे हम लोग मैप करेंगे। तो चलते हैं NSX मैनेजर में। तो यहाँ पर होस्ट सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट, डेटा स्टोर चूज़ करेंगे। तो डेटा स्टोर हमें ये नज़र आ रहा है, और इसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें ऑप्शन पूछेगा कि आपको जो IP एड्रेस असाइन करना चाहते हो वो स्टैटिक करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का जो IP एड्रेस है, हालांकि हम लोगों ने अभी IP एड्रेस अपनी लिस्ट में देखा था कि हमारा जो एज नोड का जो IP है 10.0.1.5 रहेगा, /24 का है। तो वही IP आपको यहाँ पे असाइन करना होगा 10.0.1.5, और देन उसके बाद /24, ये सबनेट मास्क देना ना भूलें। गेटवे IP रहेगा 10.0.1.1 रहेगा। उसके बाद किस इंटरफेस के साथ इसको मैप करना चाहते हो। तो अभी जो अगर हम देखें तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट स्विच है वो उस स्विच के ऊपर हमारा मैनेजमेंट VM नेटवर्क है, DVS मैनेजमेंट नेटवर्क के नाम से पोर्ट ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप आगे मत बढ़ना, आप पहले चेक कर लो कि किस नाम से आपके इसमें इन्वायरमेंट में क्रिएट है। तो आपको अपने vSphere में जाना है, नेटवर्किंग में जाना है, और देखना है कि मैनेजमेंट VM मैनेजमेंट नेटवर्क में क्या आता है। अगर यहाँ से भी क्लियर नहीं होता है तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, होस्ट पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाएंगे। उसके बाद आपका वर्चुअल स्विच का एक ऑप्शन आएगा, और उसमें आप देख सकते हैं कि DVS मैनेजमेंट नेटवर्क के नाम से आपको यहाँ पे ये शो करेगा। तो यहाँ पे ये VLAN नंबर 10 है, और इसमें VM कर्नल IP एड्रेस आपको नज़र आएगा। तो हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास DVS मैनेजमेंट नेटवर्क के नाम से ये हमें नज़र आ रहा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट वर्चुअल पोर्ट ग्रुप है। इसको सेव पे क्लिक करेंगे। डोमेन का नाम क्या है, हमारे डोमेन का नाम है lab.local। DNS सर्वर का IP क्या है 10.0.5.130। हमारे NTP सर्वर का IP 216.239.35.4। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे 216.239.35.4 करेक्ट, यही हमारा DNS NTP सर्वर का IP एड्रेस है। इसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ये आएगा कि ये एक न्यू नोड स्विच आप क्रिएट करने जा रहे हो। तो ये न्यू नोड स्विच आप जो क्रिएट कर रहे हो ये बेसिकली 6.7 के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा है, ये ना कि 7.0 के अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी अपलिंक प्रोफाइल अगर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे तो ये अपलिंक प्रोफाइल NVDS के अंदर क्रिएट करेगा, और NVDS के लिए हमें एक डेडिकेटली अलग से एक स्विच की अपलिंक पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि ये अपलिंक्स एक बार असाइन हो गए तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट स्विच के ऊपर वो अपलिंक ऐड नहीं हो पाएंगे। तो जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम ये नाम रखेंगे ट्रांसपोर्ट जोन के अंदर हमारा रहेगा, हमने जो बनाया है लैब ओवरले बनाया है, और एक लैब VLAN ट्रांसपोर्ट जोन बनाया है, हम उसको रखेंगे। अपलिंक प्रोफाइल के अंदर जो हम लोगों ने अपलिंक प्रोफाइल बनाई वो है लैब HDC अपलिंक प्रोफाइल बनाई, और IP एड्रेस में हम यहाँ पे करेंगे
यूज़ आईपी पूल। आईपी पूल के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास कि आपको क्या करना है, एज नोड आईपी पूल लेना है, होस्ट आईपी, तो हमारा एज नोड आईपी पूल रहेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपलिंक इंटरफेस सेलेक्ट करने होंगे। तो अपलिंक इंटरफेस सेलेक्ट करने के लिए या तो आपको यहाँ के एच अपलिंक्स को यूज़ करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो हमने जो बनाए थे वो एच अपलिंक 1 क्रिएट किया था और सेकंड क्रिएट किया था हम लोगों ने एच अपलिंक 2 क्रिएट किया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे एक न्यू नोड स्विच बनाया जो कि NSX होस्ट स्विच के नाम से आ रहा है, ओवरले आ रहा है, अपलिंक्स आ रहे हैं, यूज़ आईपी पूल, और ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके बाद इसको फिनिश पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एज नोड हमारा डिप्लॉय हो जाएगा। तो एज नोड डिप्लॉय होने में थोड़ा टाइम लेगा ये। तब तक के लिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ जब तक ये डिप्लॉय करता है। हमारा एज नोड डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली और ये पावर ऑन हो गया है। अगर हम इसके कंसोल पे जाकर लॉगिन करें तो ये पॉपअप ने ब्लॉक किया हुआ था। दोबारा से क्लिक करते हैं इस पर। तो ये अभी बूटिंग प्रोसेस में है। इन द मील वाइल टाइम हम लोग क्या करते हैं, इतने में दूसरा एज नोड पे डिप्लॉय करने की शुरुआत करते हैं। NSX मैनेजर में जाते हैं। तो अभी ये हमें प्रोसेस टाइम लेगा। इतने में एक और सेकेंड एज नोड डिप्लॉय करते हैं। तो सेकेंड एज का नाम होगा hp02.lab.local। ये हमारा सेकेंड एज नोड है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये स्मॉल रहने वाला है सेम, और ये हमारा लो रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा और 0 MB। नेक्स्ट, इसमें जो हम पासवर्ड रखेंगे वो सेम पासवर्ड कॉपी करेंगे हर जगह पे। तो मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल V। यहाँ पे भी रूट में भी सेम पासवर्ड रहेगा हमारा, और यहाँ पे यूज़र होगा ऑडिट, और पासवर्ड सेम रहेगा इधर। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। कंप्यूट में हमारा सेम रहेगा, क्लस्टर मैनेजमेंट रहेगा, रिसोर्स में हम पूल को यूज़ नहीं करेंगे। होस्ट अब रहेगा सेकंड होस्ट रहेगा, डेटा स्टोर भी इसका सेकंड रहेगा डेटा स्टोर, उसको नेक्स्ट करेंगे। स्टैटिक आईपी जो रहेगा 10.0.1.5 हमने लास्ट टाइम दिया था, 6 आईपी है /24। फिर भी आगे बढ़ने से पहले हम फिर भी मेक श्योर कर लेते हैं कि इसका आईपी 10.0.1.6 है, और गेटवे जो आईपी होगा 10.0.1.1 रहेगा। हमारा जो मैनेजमेंट है वो रहेगा DVS मैनेजमेंट नेटवर्क के नाम से है, जो कि ये वाला ऑप्शन है हमारे लिए। कंप्लीट नाम है DVS मैनेजमेंट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप है, और इसको सेव पे क्लिक करेंगे। डोमेन नेम हमारा सेम lab.local, DNS सर्वर 10.0.5.130, NTP 216.239.35.4। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्विच नेम हम यहाँ पर वही नाम ले सकते हैं, या फिर हम लोग कोई भी नया नाम दे सकते हैं, या एक डिफ़ॉल्ट नाम दे सकते हैं। इस इंस्टॉलेशन टाइम में आपको ये ट्रांसपोर्ट जोन के अकॉर्डिंगली ये नहीं पूछ रहा है कि आप NVDS
डीवीएस स्विच के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आप अलग से इसके लिए डेडिकेट, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट ये सिंपल एक ऑप्शन दिए कि इसने एज स्विच का नाम क्या रखना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट जोन का क्या नाम रखना चाहते हैं, जैसे ओवरले और लैब व्हील एंड ट्रांसपोर्ट जोन होगा। अपलिंक प्रोफाइल हमें एच नोट की अपलिंक प्रोफाइल रखनी है। हमें आईपी पूल हमने जो क्रिएट किया था उसी आईपी पूल को यहाँ पे चूज़ करेंगे हम लोग, और अपलिंक के अंदर हम लोग अपना अपलिंक सेलेक्ट करेंगे जो हम लोगों ने अपलिंक अभी बनाया है। अपलिंक नंबर 1 को 1 के साथ और अपलिंक 2 को अपलिंक नंबर 2 के साथ हमने इसको मैप कर दिया है। देन फिनिश। तो इसके डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है। तो इतने में कर रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमें क्या इसमें मिलता है। तो जैसा कि अभी ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी नॉट इन रेडी में है, तो अभी ये वर्किंग में है। तो ये जैसे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा देन हमें पता लगेगा कि क्या इसको कॉन्फ़िगरेशन मिली है और क्या नहीं मिला है। तो हम अपने एज नोड पे चल के देखते हैं। तो अभी ये प्रोसेस कर रहा है, तो आई थिंक ये टाइम लेगा। तो हम अपने NSX में वेट करना होगा हमें। तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं जब तक ये डिप्लॉय होता है। तो गाइस ये दोनों एज नोड मेरे डिप्लॉय हो चुके हैं। अगर एज नोड पे भी मैं क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे इनकी डिटेल नज़र आएगी। एज नोड का नाम, उसकी आईडी, डिस्क्रिप्शन में उसका नाम दिखाएगा और कॉन्फ़िगरेशन स्टेट सक्सेस में आ रहा है। डिप्लॉयमेंट वर्चुअल मशीन बेस्ड है और इसका मैनेजमेंट आईपी है, NSX वर्जन है, कंट्रोलर कनेक्टिविटी और मैनेजर कनेक्टिविटी दोनों अब दिखा रहा है और ट्रांसपोर्ट जोन हमें ये शो कर रहा है। मॉनिटर मोड में आपको ये मॉनिटर में दिखाएगा कि CPU, अलार्म, डेटा पाथ CPU कितना परसेंटेज यूज़ कर रहा है, कितना डिस्क यूज़ कर रहा है, और ये सारी डिटेल्स आपको शो करेगा। आपका जो FP ETH 0 अप है, ETH 1 अप है, जो कि बेसिकली ये दो इंटरफेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ मैप हुआ है अपलिंक 1 और H अपलिंक 2। और एक और इंटरफेस है जो ETH 0 के नाम से आ रहा है, वो बेसिकली एक मैनेजमेंट इंटरफेस है जिसको हम लोग DVS मैनेजमेंट के नाम से इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। डॉकर 0 को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि डॉकर हमारे इसमें कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता है। टनल पे जब क्लिक करते हैं तो ये टनल आपको शो करेगा कि अभी इसके बीच में कोई टनल एंड पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि ट्रैफिक अभी ट्रांसमिशन में नहीं है। और बाकी NS ग्रुप में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लोकल राउटर भी कोई भी हमने क्रिएट नहीं किया है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे एज नोड की बात करें तो ये भी एक मिलती जुलती कॉन्फ़िगरेशन हमें शो करेगा। मॉनिटर मोड में मॉनिटर दिखाएगा कौन कौन से एज अपलिंक के साथ कनेक्टिविटी हुई है। नेटवर्क इंटरफेस भी आपको यहाँ पे शो करेगा कि क्या लिंक स्टेटस अप है, किन किन मैनेजमेंट के जो कि इसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। नेट रूल कोई आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई ट्रैफिक जा तो नहीं रहा, उसका नेटिंग होके क्या जा रहा है। तो बेसिकली एज नोड का जो काम होगा T0, T1 और सेगमेंट्स जो भी होंगे वो सारे सारे इसी के, इन दोनों के बेस पे ही वो प्रोसेस होंगे और यही दोनों सर्विस प्रोवाइड करेंगे। T0, T1 और सेगमेंट सर्विसेज, सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे आपके T0, T1 को। उसके बाद हम लोग इसको एक क्लस्टर में डालेंगे जो कि क्लस्टर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। क्लस्टर में अगर हम ये नहीं डालते हैं तो ये आपको फॉलो नहीं करेगा। तो एच क्लस्टर में जाते हैं और एच क्लस्टर में एच क्लस्टर इसलिए बनाया जाता है कि नॉर्मली अगर आप कोई T0 या T1 आगे क्रिएट करोगे आप, तो उसमें आपको ये कंडीशन डिफाइन करनी होगी कि आपका जो T0 वो एक्टिव एज नोड किसके अंडर में काम करेगा और स्टैंड बाई एज नोड किसके अंडर में काम करेगा। अगर एक्टिव एज नोड डाउन हो जाता है तो सेकंड जो आपका एज नोड है वो एज ए एक्टिव बन जाएगा और आपके T0 की सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी नॉर्थ एंड साउथ ट्रैफिक के साथ, और आपका जो T0 है वो T1 के साथ भी कम्युनिकेट करता रहेगा। अगर आप एज नोड को एक्टिव मोड में रखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, बट कुछ
यूज़ केसेस हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के जो फेडरेशन मॉडल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आगे जाकर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और कैसे कर सकते हैं वो चीज़ भी हम करके देखेंगे। तो अभी मैं क्लस्टर क्रिएट करने जा रहा हूँ, बट क्लस्टर को क्रिएट करने से पहले हमारी जो पीपीटी में जो पॉइंट्स चल रहे थे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने एज डिप्लॉयमेंट कर ली है, एच डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों एच को एक क्लस्टर में डाला जाएगा। तो लैब HP01 क्लस्टर 01 के नाम से इसको हम लोग रखेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपनी लैब में और यहाँ पे नाम देंगे लैब HP01 CLUST क्लस्टर आई थिंक क्लस्टर के बाद 01 है, करेक्ट। तो यहाँ पे 01 होगा। एज क्लस्टर प्रोफाइल हमारी सेम रहेगी, एज नॉट टाइप हमारे ये दोनों रहेंगे और इनको हम लोग एज नॉट 1 और एज नॉट 2 को इसमें ऐड करेंगे और ये दोनों एज नोड एक क्लस्टर में ऐड हो गए हैं। तो जब भी हम T0 या T1 क्रिएट करेंगे तो हम इस एज नोड के बेसिस पे काम करेंगे। उसके बाद आती है होस्ट ट्रांसपोर्ट नोड। बट होस्ट ट्रांसपोर्ट नोड को करने से पहले मैं इसकी प्रोफाइल में जाकर ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल एक क्रिएट कर देता हूँ, जिससे कि मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। कि जब भी हम ऐड प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल का नाम पूछा जाएगा, किस नाम से रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम देख लेता हूँ किस नाम से रखा है। जो होस्ट डिप्लॉयमेंट है उसमें नाम रखा है लैब HP-मैनेजमेंट के नाम से है। लैब HP का मतलब हो गया होस्ट प्रोफाइल मैनेजमेंट। तो ठीक है, हम यहाँ पे रखते हैं लैब HP देन MGMT मैनेजमेंट होगा। यहाँ पे स्विच टाइप NVDS या VDS। अगर आप इसको VDS सेलेक्ट करते हैं तो आप ये मेक श्योर हो जाना कि आपका पर्टिकुलर जो ESXi सर्वर हैं वो वर्जन 7.0 से ऊपर के होने चाहिए और vCenter सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट स्विच 7.0 का होना चाहिए। जब तक ये दोनों कंडीशन मैच नहीं करेंगी तब तक आपके पास ये ऑप्शन, आपको इसमें VDS स्विच के ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ DVS प्रॉड के नाम से नज़र आ रहा है, बाकी दूसरा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा मैनेजमेंट के नाम से। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको ये कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा, देन उसको आगे प्रोसीड करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने होस्ट पे चलता हूँ। प्रोडक्शन के जो होस्ट हैं उन होस्टों को मैंने 7.0 में अपग्रेड कर दिया था, जो कि 6.0 से 7.0 में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे ये मैंने किया है, वो भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ साथ में। ESXi Prod 01 P लैब पे देखें और इसकी समरी टैब पे जाते हैं तो 7.0 7.1 का ये हाइपरवाइज़र आपको यहाँ पे शो करेगा। सेकेंड ESXi Prod 2 को भी अगर देखें तो ये भी सेम ऐसे ही आपको शो करेगा 7.0। डिस्ट्रीब्यूट स्विच पे अगर हम जाते हैं तो DVS प्रॉड भी हमारा 7.0 का बना हुआ है, जो कि एज ए कन्वर्स VDS का काम करता है। इसमें NVDS और आपके डिस्ट्रीब्यूट स्विच के पोर्ट ग्रुप भी काम करेंगे। बट जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर हमारे जो होस्ट है वो होस्ट 6.7 के अंदर है। तो जैसे कि आपको मैनेजमेंट P01 और मैनेजमेंट P02 भी दिखेंगे, ये भी आपका 6.7 में है। और देन उसके बाद अगर आप नेटवर्किंग में आते हैं तो DVS मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट स्विच वर्जन भी 6.6.0 में दिखाई देगा। अगर आप इसको 7.0 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इसको अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले आप अपना ESXi सर्वर को अपग्रेड कर लीजिए। अपग्रेड करने का सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आपको 7.0.1 का जो भी लेटेस्ट वर्ज़न है आप उसको डाउनलोड करेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कभी भी डायरेक्ट नए वर्ज़न पे नहीं जाते हैं। उसका एक मेथड है N-1, जो भी रिलीज़ हुआ वर्ज़न है उससे एक लेस वर्ज़न के ऊपर हम लोग अपडेट करते हैं, तो जो कि हमारा एक स्टेबल वर्ज़न माना जाता है। तो 7.0 इन्वायरमेंट में vSphere के अंदर हम एक फीचर आया जो कि अपडेट मैनेजर को रिप्लेस करके लाइफ साइकिल मैनेजर के नाम से इसको अपडेट किया गया है। तो ज़रा देखते हैं लाइफ साइकिल मैनेजर को। लाइफ साइकिल मैनेजर में मिलता जुलता वैसे ही कंसेप्ट रखा गया है जैसे कि पुराना 6.7 तक हमारे अपडेट मैनेजर चलते थे ESXi के।
इसमें मेथड्स वही रखा गया कि आपको इंपोर्ट करनी है ESXi सर्वर की 7.0 की इमेज। हालांकि मैंने इमेज डाउनलोड कर ली थी और मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया था, तो यहाँ पे इंपोर्ट के टैब में जाऊँगा, इंपोर्ट ISO और लोकेशन लेके मैं इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे ये मेरी इमेज 7.0 की मैंने यहाँ पे इमेज एक अपलोड कर ली थी। उसके बाद एक बेस लाइन क्रिएट करना है। बेस लाइन का मतलब ये होगा कि किस तरह के पैचेस या किस तरह के अपग्रेडेशन आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे, बेस लाइन का नाम देंगे, जैसे कि ESXi 7.0.1 आपको रखना है, ESXi 7.0.1, और यहाँ पे लिखना है U1 अपडेट 1। नेक्स्ट क्लिक करेंगे कौन से वर्जन को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको नज़र आएगा कि आपने जो ESXi सर्वर की जो ISO इमेज जो अपलोड की थी वो इमेज आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसको सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपके यहाँ पर एक अपडेट यहाँ पे बन जाएगा जो कि E7.0-1 के नाम से यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद दोबारा वापस आपको मेन्यू में आके होस्ट एंड क्लस्टर्स में आना है। आप जिस भी होस्ट को आप करना चाहते हैं अपग्रेड, उस होस्ट को सेलेक्ट करेंगे, बट उससे पहले मेक श्योर हो कि आपका जो क्लस्टर है उस पर DRS सर्विसेज एक्टिव हैं या नहीं है। अगर एक्टिव नहीं भी है तो आप फिर भी किसी एक VM को चेक कर लो कि कौन कौन सी ऐसी VMs इस पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। उन VMs को यहाँ से माइग्रेट करके आप दूसरे होस्ट पे ले जाइए। तो माइग्रेट करेंगे हम दोनों चीज़ के लिए, कंप्यूट एंड रिसोर्स स्टोरेज दोनों के लिए। यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हमारा क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के अंदर ESX मैनेजमेंट 02 lab.local के नाम से आएगा। स्टोरेज में जो रहेगा डेटा स्टोरेज रहेगा, कंपेटिबल सक्सीड दिखा रहा है हमें, उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सेम एज इट इज़ रहेगा, हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो उसके बाद इसको नेटवर्क पे एक मैसेज आया, नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क अडेप्टर 4। तो नेटवर्क अडेप्टर जो 4 है हमारा ये वाला, जो कि नन रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको हाई प्रायोरिटी पे रख कर इसको भी वीमोशन करके हम दूसरे होस्ट पे ले आते हैं। एटलीस्ट ये VM यहाँ से मूव हो जाएगी और उसके बाद हम इस होस्ट को अपग्रेड कर पाएंगे। तो अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ होस्ट को पहले हमें वेट करना होगा कि ये VMs कितने टाइम के अंदर ये रीलोकेट होंगी। जैसे रीलोकेट होंगी तो उसके बाद हम लोग इसको मूव करना, अपग्रेड करना शुरू कर देंगे। तो अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। जैसे ये मूव हो जाएगी VM, उसके बाद में फिर इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। हमने वो VM मूव कर दी है। अब वो VM आपकी ESX मैनेजमेंट 01 पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसको सेलेक्ट करें और VM टैब पे क्लिक करें तो यहाँ पे कोई VM नहीं है। अगर हम लोग होस्ट 2 पे जाकर देखें तो यहाँ पर दोनों एज नोड VMs एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो इस होस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बस के अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक अटैच करनी होगी अपनी एक बेस लाइन जो कि आपने अभी क्रिएट की है। उसको सिर्फ अटैच पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर रिमिटेड करेंगे हम लोग इसे। देन आई एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, ये हमारा लाइसेंस एग्रीमेंट है और इसको ओके पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद रिमिटेड सेटिंग्स पे जाएंगे और इसको एक्सपेंड करके देखेंगे कि इग्नोर करें वार्निंग अनसपोर्टेड हार्डवेयर डिवाइसेस को, क्योंकि अभी हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है तो हमें इतना ज़्यादा कुछ इसमें इशू नहीं आएगा। और जस्ट क्लिक ऑन रिमिटेड, तो ये रिमिटेड होना शुरू हो जाएगा। तो आपके कुछ ही टाइम के अंदर विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपका ESXi सर्वर रेडी हो जाएगा 7.0 में। तो अभी आपको जो 6.7.0 जो नज़र आ रहा था, कुछ देर के बाद आपको ये 7.0 में शो होगा आपको।
आई थिंक ये टाइम लेगा, तो हम लोग इसको वीडियो को पॉज कर लेते हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं इसको रिज्यूम करूँगा और आपके सामने फिर शो करूँगा। तो ये ESXi सर्वर मैनेजमेंट P01 7.0 में अपग्रेड हो चुका है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो हम मुझे सेम ऐसे ही सेकंड होस्ट को भी करना होगा, बट सेकंड होस्ट को करने से पहले अपनी इन दोनों VMs को मुझे मूव करना होगा मैनेजमेंट P01 से मैनेजमेंट P02 पे। तो मैं इन दोनों VM को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मुझे एक एक करके ही करनी होंगी। माइग्रेट रिसोर्स एंड कंप्यूट मैनेजमेंट में ये हमें 7.01 में डालना है इस VMs को, और इसको भी नेक्स्ट करके सेम रहेगा, नेक्स्ट और फिनिश। तो सेकंड VM को भी मुझे मूव करना होगा। राइट क्लिक, माइग्रेट, चेंज बोथ रिसोर्स मैनेजमेंट ESXi1 मैनेजमेंट 01, देन स्टोरेज और सेम नेटवर्क रहेगा, और इसको हाई प्रायोरिटी पे भी vMotion शुरू हो। तो ये दोनों VMs अब मूव हो जाएंगी होस्ट ESX MGMT P01 पे, और देन उसके बाद हम लोग ESXi MGMT P02 को अपग्रेड करेंगे 7.0 में। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि NVDS हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया, और उसके बाद हम लोग होस्ट टैब की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे। इतने में मैं अपनी वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और उस सेकंड होस्ट को भी मैं अपग्रेडेशन पे लगाऊंगा इसके बाद। तो ठीक है, तो मैं अभी इस रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ। जब तक ये VMs माइग्रेट होती हैं तो मैं आपको NSX एज नोड के अंदर कुछ चेंजेस मैं करके दिखाऊंगा, जो कि इफ़ेक्टिवली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट आपका अंडरले में MTU साइज मोर देन 1600 से कॉन्फ़िगर हो और एज नोड आपका 1600 पे है, तो उस कंडीशन में कैसे आप अपने MTU को अपग्रेड कर पाओगे, चेंज कैसे कर पाओगे। तो ये हम कैसे करेंगे, NSX मैनेजर में जाएंगे। आपका जहाँ पे भी नोड, यहाँ पे भी नोड नज़र आएगा, उस नोड पे पहले क्लिक करके देखेंगे कि आपका जो डेटा ट्रांसमिशन जो पाथ है वो कितना MTU साइज कैरी कर रहा है। तो एज अपलिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्लाइड करके आपको नीचे की तरफ आना है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पे FP-ETH0, क्योंकि हमारा जो FP-ETH0 है स्टेटस अप में आ रहा है और एज अपलिंक 1 के साथ कनेक्टेड है और दूसरा अपलिंक 2 के साथ कनेक्टेड है। तो FP-ETH0 का जो MTU साइज है वो 1600 बाइट हमें यहाँ पे आ रहा है, और FP-ETH1 का भी MTU साइज हमें 1600 बाइट आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका MTU साइज 1600 की बजाय आप इसको 9000 जंबो फ्रेम में रखना चाहते हो, तो आपको कैसे करना होगा मॉडिफिकेशन। उसके लिए आपको प्रोफाइल पे आना पड़ेगा। जहाँ पे हमने ये प्रोफाइल बनाई थी वहाँ पर इसका MTU साइज 1600 ग्लोबल हम लेके चल रहे थे। इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, हम लोग स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे, जहाँ पे मैंने आपको माउस पॉइंटर करके दिखाया था कि NVDS फील्ड के लिए एम्प्टी रखेंगे वैल्यू तो 1600 आएगा, और दिस फील्ड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर VDS। तो ये VDS के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर आप इसको NVDS के अंदर कंटिन्यू करते हैं और इसका MTU साइज 9000 रखते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका MTU साइज आपको 9000 शो करेगा। देन उसके बाद आपको अपने नोट पे आना है। नोट पे आने के बाद एज ट्रांसपोर्ट नोट पे आएंगे। आप दोनों नोट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक्शन पे जाएंगे, या फिर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और एक्शंस पे आने के बाद सिंक्रोनाइज एज कॉन्फ़िगरेशन, और डू यू वांट टू सिंक टू एज नोट MP snapshot with the latest configuration from their corresponding HVM से सिंक। तो जैसे आप सिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी MTU साइज, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सेट की है वो कॉन्फ़िगरेशन ये फैच कर लेंगे आपके अपलिंक प्रोफाइल्स, आपकी एज प्रोफाइल से। तो ये भी सिंक करना शुरू कर दिया इसने। तो जैसे ये सिंक होगा तो हम दोबारा एक एक करके दोनों एज पे जाएंगे और दोनों के FP-ETH0 और FP-ETH1 पे जाकर
चेक कर पाएंगे कि क्या ये दोनों निक्स पर MTU साइज अब कितना शो कर रहा है। तो हमें कुछ सेकंड्स और वेट करना होगा, ये जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे एज नोट्स हैं। अगर एक एक करके एज नोट पे क्लिक करके देखते हैं तो हमें MTU साइज अब यहाँ पे FP ETH0 पे 9000 नज़र आएगा और ETH1 पे 9000 नज़र आएगा। सेकेंड ESX पे भी जाकर चेक करते हैं, इस पे भी आपको 9000 और इस पे भी 9000 आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये था वे जिसमें आप अपना MTU साइज चेंज कर सकते हो, और कोई भी सेटिंग वहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको वो अपडेट करेगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे एक VM तो मूव हो गई है और सेकंड VM भी मूव हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, दोनों हुई हैं सिंगल। हाँ, तो एक मूव हो चुकी है, एक मूव हो रही है HP02। तो ज़रा यहाँ पे चल के हम VMs में चेक करते हैं। फर्स्ट VM यहाँ आ चुकी है, सेकंड VM भी आने वाली है, तो ये सेकंड VM भी इधर आ जाएगी। दोनों VMs आपके फर्स्ट होस्ट पे आ गई हैं। तो देन सेकंड होस्ट पे क्लिक करेंगे, अपडेट पे जाएंगे, बेस लाइन पे क्लिक करेंगे, अटैच बेस लाइन। तो बेस लाइन जो हम लोगों ने E701 अपडेट 1 बनाया था उसी को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके रिमिटेट करेंगे और आई एग्री, ओके। देन उसके बाद रिमिटेट एक्शंस में जाएंगे, इग्नोर करें अगर कोई भी ऐसा अनकम्पैटिबल ड्राइवर्स का कोई एरर होता है तो। एक बार ये अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग अपने ESXi सर्वर्स जो हमारे 6.6 का जो वर्ज़न वर्क कर रहा था वो हम उसको 7.0 में अपग्रेड कर सकेंगे। तो अभी हमें वेट करना होगा। मैं तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, कम से कम ये 5 मिनट लेगा प्रोसेस होने में। हमारा ESXi सेकंड जो था वो भी अपग्रेड हो चुका है। अगर समरी टैब पे क्लिक करेंगे हम लोग तो आपको ये नज़र आएगा 7.0.1 के अंदर नज़र आएगा। तो ये दोनों ESX हमारे 7.0.1 में अपग्रेड हो चुके हैं। तो हम अपने नेटवर्किंग में जाएंगे, DVS मैनेजमेंट स्विच को सबसे पहले अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड डिस्ट्रीब्यूट स्विच। तो फीचर्स पर वर्जन्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें NSX डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप भी ऐड हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, दोनों ESX कंपैटिबल हैं 7.0 के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया, करंट वर्जन 6.6.6 है जो 7.0 पे जाएगा।
Once upgrade the distribute switch cannot be downgrade previous distribute switch version. You will not be able to add older VMware ESXi server member that are not compatible with the new distribute switch. तो ध्यान रखना कि अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूट्स वर्जन ही 7.0 है और उससे लेस वर्जन का कोई ESX इसमें ऐड करने जा रहे हो तो वो ऐड नहीं होगा। तो आपको केयरफुली ये चेक करना होगा और इसको हम लोग अभी फिनिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट 7.0 का है। तो यहाँ पर हमें 7.0 के नाम से नज़र आएगा और ये हमारे ESXi सर्वर भी 7.0 में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अगर हम होस्ट एंड क्लस्टर्स में जाकर देखें और यहाँ पे ऑप्शन होता है वर्ज़न का, तो वर्ज़न देखें तो 7.0 हमें यहाँ पे वर्ज़न हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग NSX की तरफ जाते हैं और NSX की तरफ जाते हैं तो ये जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि टैप IP जो हमें मिले हैं वो बेसिकली 10.0, 5.4, 5.5 और 5.6 और 5.7 है, ये हमें शो कर रहे हैं। देन उसके बाद कंप्यूट मैनेज पे अगर हम नोड पे क्लिक करेंगे हम लोग तो ये अभी हम लोगों ने एज ट्रांसपोर्ट नोड की बात की थी। अब आता है होस्ट ट्रांसपोर्ट नोड। होस्ट ट्रांसपोर्ट नोड बेसिकली हमारा वो ट्रांसपोर्ट जोन है जिसके अंदर हमारे VMs एग्जिस्ट करेंगी और सारी VMs इन होस्ट के ऊपर कन्फिगर होंगी। बट इसको कन्फिगर करने से पहले हमें अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी जो कि एज ए ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल के नाम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके एक क्लस्टर में बहुत सारे होस्ट हैं, लाइक मोर देन 10 से या 20, उससे भी ज़्यादा भी होस्ट हो सकते हैं, तो हर ESXi को सिलेक्ट करके आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, आप सीधा क्लस्टर को सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करोगे तो उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन वो फैच करेगा। तो वैसे ही हमें उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ट्रांसपोर्ट नोड की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहाँ पे ऐड प्रोफाइल करूँगा, प्रोफाइल में यहाँ पे रखूँगा लैब होस्ट प्रोफाइल और होस्ट प्रोफाइल यहाँ पे मैं होस्ट प्रोफाइल लिखूँगा। और न्यू मोड ऑफ स्विचेस क्या रहेगा, NVDS को फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप VDS को सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे VDS सेलेक्ट करेंगे। vCenter सर्वर हमारा ये रहेगा और देन उसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो DVS मैनेजमेंट रहेगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ट्रांसपोर्ट जोन क्या रहेंगे, ओवरले और VLAN ट्रांसपोर्ट जोन रहेगा। बेसिकली यहाँ पर आप ओवरले भी यूज़ कर सकते हैं, लैब VLAN ट्रांसपोर्ट जोन अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जो होस्ट आपके ट्रांसपोर्ट जोन में होंगे उस पर जितनी भी VMs चल रही होंगी वो सारी की सारी शो कर देंगी। तो अपलिंक प्रोफाइल अब यहाँ पे यूज़ करेंगे, होस्ट की जो हमने अपलिंक प्रोफाइल बनाई थी डेडिकेटली वो रहेगा। टाइप IP में यूज़ IP पूल होगा और IP पूल के अंदर हम लोगों को जो यूज़ करना होगा वो होस्ट IP पूल हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब अपलिंक के अंदर हमें VDS के अपलिंक प्रोफाइल हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होगी। बेसिकली हमारे पास अब ये 4 अपलिंक्स आ रहे हैं, क्योंकि अपलिंक 1, 2, 3 और 4 कि अगर डिस्ट्रीब्यूट स्विच में जाकर देखेंगे तो आपको ये 4 अपलिंक्स है, तो हर अपलिंक्स को आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे ये मैप करके दिखा रहा हूँ। और देन उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक प्रोफाइल हमारी ऐड हो गई है। सेकंड प्रोफाइल बनेगी हमारी, आई थिंक इस प्रोफाइल का नाम मेरे को मॉडिफाई करना होगा, ये प्रोफाइल मैनेजमेंट के लिए बनी है। तो यहाँ पे आएगा लैब होस्ट प्रोफाइल MGMT, क्योंकि यहाँ पे हमने DVS मैनेजमेंट को चूज़ किया था। इसको सेव कर देंगे। सेम ऐसे एक और ऐड प्रोफाइल करेंगे जिसका नाम होगा लैब। लैब के बाद हमारा होगा HP हाइफन और ये रहेगा हमारा प्रोडक्शन का P और RD prod रहेगा। VDS और VDS के बाद हमारा vCenter सर्वर और यहाँ पर हमारा prod आएगा, प्रोडक्शन के होस्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट जोन दोनों आएंगे हमारे। अपलिंक प्रोफाइल जो रहेगी वो रहेगी होस्ट अपलिंक प्रोफाइल। IP असाइनमेंट होगा यूज़ IP पूल और IP पूल में से हमारा ये रहेगा होस्ट IP पूल और यहाँ पे हम अपने अपलिंक प्रोफाइल मैप कर सकते हैं और इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 प्रोफाइल क्रिएट की हैं। आफ्टर ऑल जब ये क्रिएट हो गई हैं तो आपको अपने नोड पे आना होगा जहाँ पर आपके
वी सेंटर में ये होस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन के को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर एनएसएक्स में आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने बनाई थी। तो अभी हमने जस्ट बनाई थी मैनेजमेंट के लिए और या प्रॉड के लिए। तो अभी हम प्रॉड पे काम करें तो प्रॉड को सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई। तो इसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होनी शुरू हो गई है। तो ये इन ESXi सर्वर्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन रेडी होगी और ये थोड़ा टाइम लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमारी होस्ट पे ये कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो गई है। तो जैसा कि देखते हैं कि प्रिपरेशन हो गई है, अपलोड हो गई है NSX के और वेब फाइल्स डिप्लॉय हो रही हैं इन होस्ट के ऊपर। जैसे ये होस्ट पे अपडेट हो जाएंगी तो उसके बाद हमारा इन पे टैप आईपी भी कॉन्फ़िगर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपलिंक 2 यूज़ कर रहे हैं, अपलिंक 1 और अपलिंक 2। तो यहाँ पे 2 आपके आईपी एड्रेसेस को मिलेंगे। तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है ये। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, एटलीस्ट ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद फिर हम लोग मैनेजमेंट क्लस्टर को करके देखेंगे। तो हमारे सामने ये एक ESXi सर्वर है। प्रोडक्शन के 2 होस्ट हैं, इन दोनों होस्टों को NSX वर्जन 3.1 और टैप IP 10.0, 4.4, 4.5, 4.6 और 4.7 इनको अवेलेबल हुए हैं। अगर मैं किसी भी ESX पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जाता हूँ तो ESXi 7.0 है और ये रनिंग कंडीशन में है और इसको आईपी एड्रेस जो शुरू के जो आईपी हैं 1.9 ये बेसिकली मैनेजमेंट का है और ये vMotion का आईपी है 2.6 और ये दोनों टैप आईपी हैं। अगर हम इसके मॉनिटर पे क्लिक करके देखें तो मॉनिटर पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन नज़र आएगी कि VMNIC 0 और VMNIC 1 दोनों के दोनों निक एक्टिवेटेड हैं, जो कि एज ए टाइप फिज़िकल पी निक के नाम से यहाँ पे ये शो कर रहे हैं आपके इस ESXi सर्वर में। और स्लाइटली थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है। फ़िज़िकल अडेप्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे कि यहाँ पर ये MTU साइज़ 9000 उठा रहा है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा जो DVS स्विच है जिस पे VDS कन्फिगर है। तो क्योंकि जब हम लोगों ने कन्फिगर किया था होस्ट प्रोफाइल तो हम लोगों ने उसको VDS को ब्लैंक रखा था, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ये फेच करेगा MTU साइज स्विच। वर्चुअलाइज में अगर जाकर देखें, विजुअलाइजेशन में जाकर देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि NIC 3 और NIC 2, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है NIC 2 और NIC 3 अपलिंक 1 और अपलिंक 2 के साथ इसमें मैप हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये अपलिंक 1 की कनेक्टिविटी NIC 3 के साथ है और अपलिंक 2 की कनेक्टिविटी आपके VMNIC 2 के साथ है। तो ये इसमें कनेक्टिविटी इसमें इस्टेब्लिश हुई है। सेम ऐसे ही अगर आप दूसरे होस्ट पे भी जाकर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। और क्योंकि हमारी जो प्रोफाइल बनी है, अगर आप प्रोफाइल में जाकर देखें ट्रांसपोर्ट नोड प्रोफाइल, तो उसमें आपके प्रोडक्शन के अगर एडिट करते हैं इसको तो यहाँ पर आपको स्लाइडली में स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा। यहाँ पे अपलिंक 1 और अपलिंक 2 डिफ़ाइन किया है, बट इसने ऑटोमेटिकली अपलिंक 2 एंड अपलिंक 3 इसको कंसिडर किया है। तो कोई इशू नहीं है हमें। तो दूसरा भी हम लोग ऐसे ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे मैनेजमेंट को भी। तो मैनेजमेंट के लिए भी हमें क्या करना है, नोट पे जाना है और मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे हम लोग। तो मैनेजमेंट सेलेक्ट के अंदर ये दोनों होस्ट आते हैं। कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया, आई थिंक हमें मैनेजमेंट सेलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर, और उसके बाद हमारे मैनेजमेंट का रहेंगे होस्ट, अप्लाई किया। तो अब ये मैनेजमेंट के होस्ट पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई है और ये कॉन्फ़िगरेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम इन दोनों होस्टों को देख पाएंगे कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं। बट इतने में हम चलते हैं अपने vSphere पे। प्रोडक्शन के अगर ESXi सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाते हैं और VM कर्नल अडेप्टर को चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको VM कर्नल 0 और VM कर्नल 1, ये बेसिकली एक तो मैनेजमेंट का है और एक आपका vMotion का है, आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा। बट जो VM कर्नल 10 है, अगर आप यहाँ देखेंगे
तो ये NSX का नाम लिखाएगा, TCP/IP स्टैक NSX ओवरले नज़र आएगा, IP एड्रेस नज़र आएंगे, गेटवे IP नज़र आएगा, और इसका MTU साइज़ 9000 ये ऑटोमेटिक लेगा। VM कर्नल 1 में भी 9000 लेगा, और डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे ये कंसीडर कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक की ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये इसी तरीके से हमारे अदर होस्ट में भी ये कॉन्फ़िगरेशन हमें ये देखने को मिलेगी। तो गाइज़ यहाँ पे तक हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो एक होस्ट प्रिपरेशन तक की है, और हमारा जो मैनेजमेंट क्लस्टर है ये भी प्रिपेयर हो रहा है। तो एक बार ये भी प्रिपेयर हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। T0 T1 कैसे बनाएंगे, सेगमेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, और उसमें राउटिंग प्रोटोकॉल BGP कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये आने वाली वीडियोस में ये हम लोग कवर करेंगे। हम कुछ देर के लिए इस वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा इसको अपडेट करने के लिए। NSX के वेब फाइल्स डिप्लॉय होंगी और ये इस ट्रांसपोर्ट जोन के अंदर ये मेंबर बनेंगी। तो मैं इसको कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ। तो हमारे दोनों और ESX सर्वर थे, ये भी हमारे अपग्रेड हो चुके हैं आपके टैप इंटरफेस के साथ। तो अब ये टैप इंटरफेस इनको IP एड्रेस मिल गया है 4.10 और 4.11, 4.8, 4.9। तो ये था हमारा आज का जो वीडियो सेशन, जिसके के अंदर हम लोगों ने एज नोड डिप्लॉय किया, हम लोगों ने डिप्लॉय किया होस्ट ट्रांसपोर्ट को भी डिप्लॉय करके देखा, और ये सारे के सारे हमारे NVDS के अंदर ही कन्वर्स VDS के अंदर ये सपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं किसी भी ESXi सर्वर पे क्लिक भी करता हूँ और वर्चुअल स्विच पे भी जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे आपको नज़र आएगा NSX स्विच विद DVS मैनेजमेंट, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सेम ऐसे ही मैं किसी प्रोडक्शन वाले पे भी जाऊँगा तो उस पर NSX DVS prod के नाम से नज़र आएगा। अगर मैं अपने NSX मैनेजर में जाकर एक सेगमेंट क्रिएट करता हूँ और वो सेगमेंट सेगमेंट एक बनाता हूँ और उसको मैं रखता हूँ test1 के नाम से, या फिर कोई भी सेगमेंट का नाम दे सकता हूँ test1 सेगमेंट कनेक्टेड, कुछ नहीं करूँगा। ट्रांसपोर्ट जोन में ये ट्रांसपोर्ट जोन होगा ओवरले का, जो कि NSX लैब VLAN और लैब ओवरले का रहेगा, और एडमिन देन इसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी सेट नहीं करूँगा, सिर्फ इसको मैं सिर्फ सेव पे क्लिक करूँगा और नो करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक सेगमेंट क्रिएट किया है। तो अगर हम लोग ESXi सर्वर्स में जाकर और इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे, तो नेटवर्किंग में जाकर देखेंगे, तो यहाँ पे test1 नाम का एक आपका एक NVDS का एक ओवरले का एक आपका पोर्ट ग्रुप यहाँ पे रेडी है, जो कि NVDA डिस्ट्रीब्यूट स्विच इसको सिर्फ एज ए रीड ऑनली में दिखा सकता है, बट अगर आप इसकी मॉडिफिकेशन करना चाहें या कोई भी ऐसी चेंजेस करना चाहें तो आपको वो NSX के थ्रू ही परमिट करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मुझे NSXT की तरफ ले जाता है, तो NSXT से ही मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, परमिशन, पोर्ट, होस्ट और VMs ये देखिए तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। सेम ऐसे ही आपको DVS prod के अंदर भी ये नज़र आएगा test1 के नाम से। तो जब भी आप NSX के अंदर जाकर सेगमेंट्स क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डिस्ट्रीब्यूट स्विच के अंदर ये नज़र आएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट स्विच ऑलरेडी 4 अपलिंक्स के साथ कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पर 4 अपलिंक्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, तो ये 4 के 4 अपलिंक्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो इस लैब में यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखी, और नेक्स्ट लैब के अंदर मैं आपको T0 T1 कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं फिर हम लोग वो कॉन्फ़िगर करेंगे, और एक हम लोग नेटवर्क बनाएंगे और जिसके थ्रू हम लोग उनके बीच में कम्युनिकेशन करा के देखेंगे। ओवरले नेटवर्क के ऊपर भी हमारा नेटवर्क होगा और अंडरले नेटवर्क में भी हमारा नेटवर्क है, दोनों के बीच में BGP और राउटिंग एक्सचेंज करके देखेंगे किस तरीके से ट्रैफिक चलता है। थैंक यू वेरी मच।